देख रहे हैं कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम और कहाँ पर आती है। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर का, सपोज दैट एक प्रोड्यूसर का जो डिमांड फंक्शन है x इक्वल टू p/4 -3 है। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन, क्योंकि दो वेरिएबल हैं x एंड p, तो ये उस प्रोड्यूसर का डिमांड फंक्शन है। मैंने इसको नोट कर दिया डिमांड फंक्शन के रूप में। इसी प्रोड्यूसर का जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है TC इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन एग्जाम में हमको मिलती है, कोई भी एग्जाम्स हम देते हैं। अब हमको निकालना है, पहली चीज निकालना है कि उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, यानी लाभ अधिकतमीकरण हो, वो उस आउटपुट लेवल को आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा, इसी उत्पादन स्तर पर वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो ये आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट आएगा, इसका प्राइस क्या होगा ये निकालना होगा। थर्ड आपका है पर यूनिट प्रॉफिट कितना होगा उस फर्म को, ये कैलकुलेट करना है। और चौथा आपका है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के एग्जाम में जो होता, देखिए मैंने इसमें 4 इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। वैसे एग्जाम में आपको केवल एक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, क्योंकि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में आपको ये चीजें पता होंगी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये चीजें आपको पता होंगी कि जो टोटल रेवेन्यू होता है, वो टोटल रेवेन्यू क्या करता है, वो आधार ओरिजिन बिंदु से निकलता है और एक सीधी रेखा के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। इसे हम लोग टीआर बोलते हैं। टीसी का जो शेप होता है, वो टीसी का शेप कुछ ऐसे होता है। तो टोटल कॉस्ट हो गई। अब देखिए, एक प्रोड्यूसर कहां पर संतुलन में होगा, जहां पर टीआर तथा टीसी का अंतराल सबसे अधिक है। तो देखिए, इसके बीच का अंतराल यहां पर सबसे अधिक है, यानी ये आपका टीआर का मान है, दैट इज ए, और ये आपका बी पॉइंट है। यानी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपके प्रॉफिट को दर्शा रहा है। ये इस पॉइंट पर आप देखिए प्रॉफिट 0 है। प्रॉफिट, इसको मैं पाई से दिखा रहा हूं, प्रॉफिट 0 है क्योंकि यहां पर टीआर और टीसी दोनों बराबर है। यहां पर पॉइंट नंबर आपका, इसको मैं कह सकता हूं कि आपका सी, और यहां पे डी पॉइंट पर भी प्रॉफिट 0 है। बिकॉज ऑफ, क्यों? क्योंकि यहां पर टीआर तथा टीसी दोनों का मान 0 है, दोनों इक्वल है, सॉरी शून्य नहीं है। तो जब जितनी आपकी रेवेन्यू है, अगर उतनी ही लागत है, तो आपका प्रॉफिट 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर अगर मैं कहूं कि अगर एक उत्पादक x1 इकाई का उत्पादन कर रहा, ओ x1 इकाई का, तो आप क्या कहोगे कि यहां पर कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज्यादा है, तो ये आपकी प्रॉफिट होगी। ठीक है, यानी A1 B1 प्रॉफिट होगा। उत्पादक और उत्पादन बढ़ाएगा, उत्पादक उत्पादन बढ़ा के X2 उत्पादन कर देगा। अब यहां पर A2 B2, और देखिए पहले से टोटल प्रॉफिट बढ़ गया है, पहले से टोटल प्रॉफिट बढ़ गया, आप कहोगे और उत्पादक बढ़ाएगा, और X3 उत्पादन पर उसका जो प्रॉफिट है वो A B के बराबर आ गया। लेकिन अगर उत्पादक X4 पर चला जाता है, तो यहां पर इसका प्रॉफिट क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है A3 B3 हो जाता है, और प्रॉफिट पहले से कम हो जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो X5 पर यहां पर प्रॉफिट 0 हो जाता है। तो अगर इस प्रॉफिट रेंज को, इस प्रॉफिट को मैं प्लॉट करता हूं प्रॉफिट ग्राफ, तो प्रॉफिट ग्राफ मुझे कुछ ऐसा प्रॉफिट ग्राफ मिल जाता है। और इस ये जो कर्व होता है, आप देखिएगा उल्टा यू शेप का होता है, यानी प्रॉफिट कर्व जो होता है, प्रॉफिट कर्व वो उल्टा यू शेप का पाया जाता है। यहां पर आपका 0 प्रॉफिट दिखा रहा है,
यहां पर आपका शून्य प्रॉफिट है और यहां पर शून्य प्रॉफिट है, बट X3 आउटपुट लेवल पर, उत्पादन के स्तर X3 पर इसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो यानी जो प्रॉफिट कर्व है वो मैक्सिमम कहां पर है, वो जहां पर इसकी स्लोप 0 हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉफिट कर्व अगर मैं बना लेता हूं तो प्रॉफिट कर्व क्या बताता है कि टीआर और टीसी का अंतराल जहां पे सबसे अधिक है, या हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट कर्व का मैक्सिमा पॉइंट, वो आउटपुट लेवल दोनों के लिए समान रहेगा, चाहे आप ये प्रॉब्लम को निकालो और चाहे ये निकालो। ठीक है, और एक और पॉइंट होता है कि अगर मैं ए पॉइंट पर स्लोप लाइन ड्रा करूं, ये स्लोप लाइन मैंने ड्रा किया स्मॉल ए, और यहां पर अगर मैं स्लोप लाइन ड्रा करता हूं दैट इज स्मॉल बी, तो इन दोनों का यानी स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी, दोनों का स्लोप बराबर होता है, तो वहीं पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि टीआर की हेल्प से और टीसी की हेल्प से, ठीक है, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट फंक्शंस जनरेट कर लेते हैं और उसका मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको X3 का मान पता चल जाता है कि उत्पादन का ये वो स्तर है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाए, इनपरफेक्ट कंपटीशन की हो, इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपका रेवेन्यू कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है, टीआर। ठीक है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी रेखा के रूप में पाया जाता है। तो ये एक आपके पास डिफरेंस पाया जाता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें टीआर एक सीधी रेखा के रूप में होता है और टीसी आपका 3 डिफरेंट स्लोप के साथ काम करती है। वहीं आपके पास जो इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें जो टीआर रेखा होती है, देखिए 3 डिफरेंट स्लोप के साथ होती है, और जो टोटल कॉस्ट रेखा होती है वो कुछ ऐसे होती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट लाइन में चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इनपरफेक्ट कंपटीशन हो, दोनों में अंतर नहीं होता। देखिए यहां पर आप देख सकते हो ए पॉइंट पर और आप देख सकते हो बी पॉइंट पर, यहां पर आपका टीआर इक्वल टू टीसी है, टीआर इक्वल टू टीसी है, यानी यहां पर प्रॉफिट 0 है, यहां पर प्रॉफिट 0 है। देख सकते हो यहां पर प्रॉफिट आपका 0 है। अगर उत्पादक OX1 उत्पादन के पहले करता तो वो हरदम लॉस पे रहेगा। अगर वो X0 उत्पादन करता है तो देखिए रेवेन्यू आपका A1 है और जबकि उसकी कॉस्ट B1 ज्यादा है, तो ये स्टेज आपका लॉस में होगा। ठीक है, कहां तक, ए पॉइंट तक, जब तक उसका मिनिमम उत्पादन OX1 तक नहीं होता एक प्रोड्यूसर को लॉस बियर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में जब वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाने लगता है, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ पहुंचने लगता है, तो उसको क्या होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में पहुंच जाता है और फिर उसका जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा थोड़ा मिलना चालू हो जाता है A2 B2 से, और यहां पर देखिए कि ये आपका A2 B2 प्रॉफिट हो जाता है। फिर वो उत्पादन और बढ़ाता है, X2 उत्पादन किया, फिर X3 उत्पादन किया, इस तरह करके वो उत्पादन बढ़ाता जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि टीआर एंड टीसी का अंतराल सबसे ज्यादा होता है, टीआर और टीसी का अंतराल सबसे ज्यादा होता है, तो यहां पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। और इसके बाद अगर वो उत्पादन की मात्रा बढ़ा करके X4 कर देता है तो यहां पर देखिए प्रॉफिट पहले से डिक्लाइन करने लगता है। और बी पॉइंट पे जब उत्पादन के स्तर X5 कर देता है तो उसका प्रॉफिट क्या होता है, 0 हो जाता है और बी पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। तो एक प्रोड्यूसर इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत कहां पे उत्पादन करना पसंद करेगा, X3 पर उत्पादन करना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर उसका टोटल प्रॉफिट क्या हो जाता है, सबसे मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। तो अगर मैं यहां से एक कर्व ड्रा करता हूं प्रॉफिट कर्व के रूप में, और ये प्रॉफिट कर्व हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉफिट कर्व हो जाता है, प्रॉफिट
फंक्शन होता है और यहाँ पर x3 उत्पादन स्तर पर ये मैक्सिमम हो जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है टीआर इंफॉर्मेशन टीसी, इसके आधार पर हम लोग प्रॉफिट कर्व बनाते हैं और उसका मैक्सिमाइजेशन सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था जो आपको मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर बताई। जब मैं अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स या एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ काम करूंगा तो ये सारी चीजें वहां डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और डीपली स्टडी करेंगे तो, लेकिन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में अगर आपकी कंडीशन मार्केट की परफेक्ट है या इकोनॉमी में पर इनपरफेक्ट कंपटीशन है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम टीआर और टीसी की हेल्प से प्रॉफिट फंक्शन को जनरेट करते हैं और उस प्रॉफिट फंक्शन को दैट हैव द यू शेप, आपका उल्टा यू शेप होता है, और ये इस उल्टे यू शेप का हम मैक्सिमम पॉइंट को ढूंढते हैं और यही वो उत्पादन का स्तर होता है। और यह आपका x3 और इसको मैं बोल देता हूं v4, तो ये पर यूनिट प्रॉफिट होता है। अगर आपसे कोई पूछ रहे कि पर यूनिट प्रॉफिट निकालिए, तो आप एक काम करिए, टोटल प्रॉफिट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित कर देना, पर यूनिट प्रॉफिट निकल के आएगा। और अगर इसको मैं लंबा अच्छे से मिला दूं तो ये जो शेडेड एरिया आपका बन जाता है, ये शेडेड एरिया आपका टोटल प्रॉफिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही मैथमेटिकल क्वेश्चन मेरे पास है कि आपका यहां पर देखिए डिमांड फंक्शन दिया है और डिमांड फंक्शन से आप इजीली टोटल रेवेन्यू फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। और टोटल रेवेन्यू फंक्शन कैसे जनरेट होगा, टोटल रेवेन्यू बराबर P इंटू क्यू होता है, वी नो दैट। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं x के फॉर्म में, जब x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करे उस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने P को इधर ले लेता हूं या 4 को मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं, 4x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि 4x इक्वल टू P माइनस 3 हो जाता है, और मैं 3 को इधर ले लेता हूं तो 4x माइनस प्लस 3 इक्वल टू P आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। या एक काम कर सकते हैं इसमें कि हम लोग, हाँ ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशियंट है। अब मैं इसे टोटल रेवेन्यू फंक्शन से जनरेट कर सकता हूं, क्योंकि P इक्वल टू, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, P इक्वल टू 4x प्लस 3, ये मेरे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं इसको क्या करता सकता हूं, जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें थोड़ा सा फंक्शन में मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इसको जगह मैं एक नया डिमांड फंक्शन ले लेता हूं, नहीं तो प्रॉब्लम मुझे लगता है इस फंक्शन के साथ है, ये कुछ फंक्शन में है प्रॉब्लम। ठीक है, हम दूसरा एक फलन ले लेते हैं, उसी के आधार पे हम काम करते हैं, क्योंकि इस फलन को मैं टेस्ट कर लूँगा एक बार, फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये फंक्शन एक है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही मैं ले लेता हूँ कि टी आपका जो है डिमांड फंक्शन P इक्वल टू आपका 12 माइनस 4x है, एंड TC इक्वल टू आपके पास है 8x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास डिमांड फंक्शन है और ये आपके पास टीसी फलन है। अगर डिमांड फंक्शन में इधर उधर वेरिएबल्स हैं तो उनको आप रीसेट कर सकते हो, रिफ्रेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ, टीआर जो आपका फलन है, इस टीआर फलन में मैंने पी का मान यानी डिमांड फंक्शन का मान 12 माइनस 4x रख दिया हूँ। तो 12 माइनस 4x, और ये आपका क्योंकि वेरिएबल आपका किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ p इंटू एक्स के रूप में होना चाहिए, तो x अब कर देते हैं। तो टीआर बराबर आपका 12x माइनस 4x स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू फंक्शंस हो जाता है। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू फंक्शंस आप जनरेट कर लोगे और टीसी फंक्शन ऑलरेडी आपके पास गिवन है। तो अब इसके आधार पे आप जानते हो कि प्रॉफिट बराबर पाई बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर आपका टीआर माइनस टीसी होता है। ये आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि अगर टोटल रेवेन्यू में से मैं टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो टीआर का वैल्यू मेरे पास फंक्शन का मान है 12x माइनस 4x स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, माइनस टीसी, तो टीसी का हो जाएगा 8x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 12x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास जो बन करके फलन आ जाता है, इस फलन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट फंक्शन कहते हैं। अब प्रॉफिट फंक्शन को मैंने क्या बोला था कि ये उल्टे यू शेप का पाया जाता है। तो जब प्रॉफिट फंक्शन आपका उल्टे यू शेप का
पाया जाता है तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सर इसका मैक्सिमा हमको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जब उल्टा यू शेप है तो निश्चित रूप से ये हमको मैक्सिमा की तरफ ले जाएगा। तो इस फलन को चलो हम लोग मैक्सिमा करते हैं, निकालते हैं। तो 12x माइनस 4x², इसको आगे नोट कर लेता हूँ, पाई इक्वल टू 12x माइनस 4x² आपका माइनस 8x माइनस x² माइनस 8x माइनस x²। तो ये मेरा प्रॉफिट फंक्शन था, मैंने एज इट इज वहाँ से ले लिया है। अब इसमें कंडीशन लगाने जा रहा हूँ फॉर मैक्स एंड मिनी की। ये कंडीशन मैं लगा रहा हूँ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने की, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इनपरफेक्ट कंपटीशन हो, उसका उद्देश्य अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस फलन का मैक्स एंड मीन की कंडीशन को लगा करके टेस्ट करता हूं। तो पहली कंडीशन जो हम लोग लगाते हैं, पहला डेरिवेटिव जो करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इसको नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या प्रथम अवकलन कहा जाता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। तो जब हम उपरोक्त लाभ फलन को एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी पाई अपॉन डी एक्स हो जाता है इक्वल टू, अब हमने अवकलन किया तो अवकलन करने में आपका हो जाएगा 12 माइनस 8x माइनस 8 माइनस 2x। तो ये प्रथम अवकलन होगा। ठीक है, तो ये मैंने जब इस फलन का अवकलन किया, अवकलन करने के बाद जितना आप आएगा उसके इक्वल टू आप 0 रख दोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है, मैक्सिमा और मिनिमा टेस्ट करने की कंडीशन है कि जब आपके पास कोई फलन होता है उस फलन का प्रथम अवकलन आप करोगे और प्रथम अवकलन करने के बाद इक्वल टू आप 0 रख दोगे। तो जब इक्वल टू आप 0 रख दोगे तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर माइनस 8x है, माइनस 2x है, तो माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब आपके पास हो जाएगा माइनस 10x इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 4/10 हो जाएगा, आपके पास x इक्वल टू आपके पास 0.4, यानी 0.4 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा एक उत्पादक। बट क्या ये उत्पादन की इकाइयां उसके लाभ को अधिकतम करती हैं, तो इसके लिए हम दूसरा अवकलन करेंगे, और दूसरे अवकलन के अंतर्गत हम लोग करेंगे क्या कि इसका ये जो आपके पास ये फलन है यहां पर, इसका हम द्वितीय अवकलन करेंगे। तो चलिए इसका हम द्वितीय अवकलन करते हैं। तो सेकंड कंडीशन लगाते हैं, और सेकंड कंडीशन को हम लोग मैथमेटिकली सफिशिएंट कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो पहली कंडीशन आपकी नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी, दूसरी कंडीशन जो आपकी होगी वो सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी, और इसी फलन का हम दोबारा अवकलन कर रहे हैं, इसलिए डी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। तो द्वितीय अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट पद 0 हो जाते हैं, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। तो अब आपके पास हो जाएगा माइनस 10। तो देखिए द्वितीय अवकलन का मान क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन का मान निगेटिव है। तो जब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन का मान क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0.4 पर जो आपका है उस पर मैक्सिमा होगा, अर्थात आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, पहला चैलेंज तो हमने पार कर लिया कि एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में कितना उत्पादन करेगा, तो एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में 0.4 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना होगा, अगर इसका मान मैं डिमांड फंक्शन में रख दूं, ठीक है, तो मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका मान डिमांड फंक्शन में रख देता हूं, और डिमांड फंक्शन मेरे पास क्या था, p इक्वल टू 12 माइनस 4x था, ये आप देखिएगा इधर p इक्वल टू 12 माइनस 4x था। अगर मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं x की, तो मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग रख देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू 0.4, तो आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 4 चौक 16, तो 1.6। अब आपके पास हो जाएगा कितना, आपका 10.4, यानी P का मान आपका 10 रुपए 40 पैसे आ जाता है। तो इस प्रकार आपकी जो वस्तु है उसका मूल्य निकल करके आ गया, कितना एक उत्पादक उत्पादन करेगा, 0.4 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। ये बातें इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल गई। अब उसका पर यूनिट प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, तो पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
पर यूनिट प्रॉफिट। पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि AR में से AC को माइनस करना होता है, औसत आगम में से औसत लागत को माइनस कर देते हैं, तो मुझे पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाती है। अब आप जानते हो कि P ही AR होती है, P ही AR होती है, और यहां पे प्राइस है 10.4। ठीक है, तो 10.4 मेरा प्राइस है, तो यानी AR का मान तो मुझे पता है, बट AC का मान मुझे नहीं पता है। तो AC का मान कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको कॉस्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि AC का मान कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, AC बराबर TC बाई एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो AC बराबर TC बाई एक्स करना पड़ेगा, और TC फंक्शन आप देख रहे हो कि आपको यहां पे गिवन है, तो 8x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, तो यहां से एवरेज कॉस्ट फंक्शन आप कैलकुलेट कर लोगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहां पर वैल्यू को हम रख देते हैं कि कितनी, 8x प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख देते हैं और डिवाइडेड बाई x कर देते हैं, तो आपका AC फलन प्राप्त हो जाएगा, और आपके पास 8 प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपका AC हो जाएगा, AC फलन हो जाएगा। अब इसमें x बराबर मैं 0.4 रख दूं, क्योंकि इतना उत्पादक एक उत्पादक कर रहा है, तो x बराबर 0.4 का मान मैं अगर इस फलन में रख देता हूं तो मुझे एवरेज कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो 8 प्लस 0.4 तो हो जाएगा 8.4, ये आपकी एवरेज कॉस्ट होगी। ये एवरेज कॉस्ट मुझे पता चल गई है। अब देखो, फर्म का प्राइस मुझे 10.4 यानी 10 रुपये 40 पैसे पता है, एवरेज कॉस्ट 8 रुपये 40 पैसे है, तो यहां पे अगर मैं माइनस कर दिया तो मुझे क्या हो जाएगा, 10.40 माइनस 8.40, इसको माइनस करने के बाद मुझे क्या होता है कि मिल जाएगी वैल्यू, तो आपके पास हो जाएगा 2 रुपये। अब क्या, 2 रुपये, तो 2 रुपये आपका क्या हो जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा। ये पर यूनिट प्रॉफिट निकल आया। अब आपको चौथी चीज क्या निकालनी है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए पर यूनिट प्रॉफिट इनटू उत्पादन की इकाइयां करना होता है, और पर यूनिट प्रॉफिट अभी मैंने आपके साथ कैलकुलेट किया, वो कितनी है, 2.00 इंटू एक्स का मान है 0.4, तो 4 दूनी 8, तो 0.8, तो ये मेरे पास टोटल प्रॉफिट का मान आ जाता है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हुई, कहीं गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए ऐसा। हाँ ठीक है, 0.8 आपका टोटल प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एग्जाम्स में क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। अब एग्जाम जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है उसमें मैंने 4 चीज़ आपके साथ ट्रैक किया। 4 चीज़ ट्रैक करने का मतलब होता है कि उत्पादन का वो स्तर जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करना होगा, और उस प्रॉफिट फंक्शन को मैक्स एंड मिनी में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा, आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तु का मूल्य निकालना है, तो वस्तु का मूल्य आप जब निकालोगे तो वस्तु का मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड फंक्शन के साथ काम करना पड़ेगा, और जो एक्स का मान आया है वो डिमांड फंक्शन में आप पुट कर दोगे तो आपको उस वस्तु का मूल्य पता चल जाएगा। इसी प्रकार पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए AR माइनस AC करना होता है, और इससे पर यूनिट प्रॉफिट निकल आता है, और टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पर यूनिट प्रॉफिट को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। तो ये 4 फार्मूले हैं जो बहुत मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो निश्चित रूप से आपको 1 या 2 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाएंगे जो इसी टॉपिक बेस पे होते हैं, और आप आसानी से कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपके साथ करके दिखाता हूं, कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा केयरफुली, जिनको अभी नहीं प्रॉब्लम आ रही हो एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं एक नया क्वेश्चन उठा रहा हूं और उसके साथ काम कर रहा हूं। तो एक उत्पादक का डिमांड फंक्शन x इक्वल टू 75 माइनस 3p गिवन है। ये क्या है, डिमांड फंक्शन है, ये डिमांड फंक्शन गिवन है, ठीक है। एंड इस उत्पादक का टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या गिवन है, 100 प्लस 3x,
ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। पहला क्वेश्चन, उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर लाभ अधिकतमीकरण हो। एक उत्पादक याद रखना संतुलन वहां पर होता है जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन ये होती है कि लाभ अधिकतमीकरण, तो लाभ अधिकतम हो। ठीक है, दूसरा उसका संतुलित मूल्य क्या होगा, तीसरा पर यूनिट प्रॉफिट क्या होगा, और चौथा टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ये चार चीजें निकालनी है। तो वही कंडीशन कि सबसे पहले आपको चैलेंज होता है कि उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर लाभ अधिकतमीकरण हो। ठीक है, तो द लेवल ऑफ द आउटपुट हमको कैलकुलेट करना है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। और प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनेगा, प्रॉफिट फंक्शन जनरेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट फंक्शन जनरेट होगा। तो टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगी, तो टोटल रेवेन्यू बराबर P इंटू एक्स होता है। ठीक है, और इस ये देखो P के फॉर्म में नहीं है फलन आपका डिमांड फंक्शन, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो -3 उधर ले जाएंगे तो +3P हो जाएगा इक्वल टू 75 माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स इधर लेके आए माइनस में हो गया, P इक्वल टू 75/3 माइनस x/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा P इक्वल टू 25 माइनस x/3, तो ये आपका कन्वर्टेड डिमांड फंक्शन हो गया। अब इस कन्वर्टेड डिमांड फंक्शन को यहां पे रख देते हैं। हरदम याद रखना फलन आपका x के रूप में होता है क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो होता है वो फलन x का होता है। तो अब हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं, तो 25 माइनस x/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 25x माइनस x²/3, तो ये टोटल रेवेन्यू देखो फलन मिल गया। टोटल रेवेन्यू फंक्शन मुझे मिल गया। टोटल कॉस्ट फंक्शन मुझे दिया है इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब मैं प्रॉफिट फंक्शन के दोनों पदों पर, दोनों स्थानों पर इनका फलन का मान रख दूंगा तो मुझे प्रॉफिट फंक्शन वहां से निकल करके आ जाएगा। तो चलो हम लोग रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा TR 25x माइनस x²/3, इसको एक ब्रैकेट में कर लो और माइनस करके दूसरे ब्रैकेट में आप कर लो 100 माइनस प्लस 3x। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 25x माइनस x²/3 एंड माइनस 100 माइनस 3x, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। आपका प्रॉफिट फंक्शन जनरेट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्स एंड मिनी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि जैसे ही आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा वैसे इसमें टेस्ट आप लगा दोगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। तो क्योंकि उत्पादन का वो स्तर जहां पे लाभ अधिकतमीकरण निकालना है, इसलिए लाभ अधिकतमीकरण की यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, तो इसलिए इस फलन को हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। तो मैं अगले पेज पे ले चलता हूं, पाई इक्वल टू 25x माइनस x²/3 माइनस 100 माइनस 3x माइनस 100 माइनस 3x। अब फॉर मैक्स एंड मिनी करेंगे। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे। तो पहली कंडीशन जिसको आप कहते हो फर्स्ट कंडीशन जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशन के अंतर्गत इस फलन का प्रथम अवकलन करेंगे। तो जब प्रथम अवकलन करेंगे तो d⁻/dx इज इक्वल टू 25 माइनस 3x² माइनस 0 माइनस 3। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 25 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x² माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब देखो इक्वल टू 0 करते हैं तो 25 प्लस का है माइनस 3 का, तो ये आपका हो जाएगा 22 माइनस x² इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस x²
इक्वल टू -22, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर √22। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 का अंडर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो 20 का, तो 4 चौक 16, 5 25, लगभग 4.5 के आसपास इसका रूट निकल करके आएगा, और मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x बराबर 4.5 ले लेता हूँ। ठीक है, इसका रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट निकालने पर मैंने मान लिया कि 4.5 के आसपास आ रहा, तो 4.5 मैंने निकाल लिया है। तो ये उत्पादन का वो स्तर होगा जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। बट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन टेस्ट करने के लिए मुझे सफिशिएंट कंडीशन के लिए जाना पड़ेगा। तो सफिशिएंट कंडीशन मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन दिखा रहा हूँ। सेकंड कंडीशन जो आपकी है सफिशिएंट कंडीशन को टेस्ट करेगा, और इसके लिए इस फलन को आप ये 25 - x² - 3 इसका द्वितीय अवकलन करेगा। तो d² पाई अपॉन dx² करना पड़ेगा। 25 का अवकलन 0 हो जाता है, -2x हो जाता है, -0 हो जाता है। अब इसमें x का मान रख दीजिए, तो -2 × 4.5 तो हो जाएगा आपका 9, तो -9। तो देखिए द्वितीय अवकलन का मान कितना आ गया, द्वितीय अवकलन का मान -9 है। अतः x बराबर 4.5 पर लाभ अधिकतमीकरण होगा। ठीक है, ये टेस्ट का रिपोर्ट आती है। अगर सेकेंड अवकलन का मान ऋणात्मक है तो जो x की वैल्यू आई है ये मैक्सिमाइज को दर्शाएगी, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, 9 अगर आपका पॉजिटिव आता तो ये मिनिमा वैल्यू को दर्शाएगा। ठीक है, तो यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव का मान जो मेरे पास आया वो -9 आ गया है। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव का मान -9 आ गया है तो मतलब कि क्या होता है कि मेरा जो x बराबर 4.5 आउटपुट है, उत्पादन है, वो मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम जो मुझे निकालनी थी कि उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो वो मैंने निकाल दिया। अब मुझे P का मान निकालना है। तो P का मान निकालने के लिए आपको डिमांड फंक्शन में जाना होगा। तो डिमांड फंक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P इक्वल टू 25 माइनस x/3, शायद यही है। हाँ, अब मुझे x का मान रख दीजिए, x बराबर 4.5 पुट करने पर डिमांड फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4.5/3। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम मैं 3 ले लेता हूँ, 25 × 75 हो जाता है, -4.5 हो जाता है। आपका हो जाएगा कितना, 71 नहीं 70.5, 70.5/3 इसको। तो ये आपका प्राइस हो जाएगा। इसको मैं और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ। तो आपका हो जाएगा 26.5। तो 26 रुपये 50 पैसे वस्तु का मूल्य होगा। ठीक है, 26 रुपये 50 पैसे वस्तु का मूल्य मुझे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये प्राइस पता चल गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो पर यूनिट प्रॉफिट जब कैलकुलेट करूंगा, पर यूनिट प्रॉफिट, तो AR माइनस AC होता पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। तो AR माइनस AC कैसे निकलेगा, AR तो यही प्राइस हो गया, यानी AR की जगह तो मैं 26.50 रख दूंगा, और AC की जगह क्या रखूंगा, तो AC की जगह आप TC जो फलन आपके पास होगा, जैसे ये आपका TC फलन है, तो इससे AC फलन जनरेट करना होगा। तो AC बराबर TC/X होता है। तो आपके पास हो जाएगा 100 + 3x अपॉन x, तो 100 अपॉन x + 3। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन हुआ, और इसमें x बराबर तो 4.5 रख दो। तो x बराबर 4.5 रखोगे तो 100 अपॉन 4.5 + 3 हो जाएगा। अब इसको आप AC का मान यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 100 को आपको डिवाइड करना है 4.5 से, तो आपके पास हो जाता है 22.22 + 3, तो आपके पास हो जाएगा 25.22। तो ये आपका एवरेज कॉस्ट यहां से कैलकुलेट हो जाता है।
ठीक है। तो अब एवरेज कॉस्ट आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास कितना हुआ 25.22 एवरेज कॉस्ट है, और 26 रुपए 50 पैसे में आपकी वस्तु बिक रही है, और 25.22 इसकी एवरेज कॉस्ट है। तो पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट निकल करके आएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी आपकी 26.50 माइनस आपके हो जाएगा 25.22। तो पर यूनिट जो आपका प्रॉफिट होगा वो निकल करके आ जाएगा 1.28। ये आपका पर यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पर यूनिट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई आपका उत्पादन की इकाइयां। ठीक है, तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना है 1.28 और मल्टीप्लाई बाई 4.5, 4.5 इकाइयों को हमने उत्पादन किया था, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो अब आपके पास निकल करके आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1.28 मल्टीप्लाई बाई 4.5। तो इस प्रकार आपका 5.76 ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, और इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके पास डिमांड फंक्शन गिवन रहेगा, आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन गिवन रहेगा, आपसे एग्जाम में प्राइस पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पर यूनिट प्रॉफिट पूछा जा सकता है, और एग्जाम में आपसे टोटल प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए 4 क्वेश्चंस का आपको ये जवाब इजीली दे सकता है, बट आपको अगर मैक्सिमा और मिनिमा आता होगा तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आपके पास कोई प्रश्न